भाभी ये तुम्हारी बहू कैसे रहती है, और यह क्या नया फैशन शुरू किया है तुम लोगों ने बहू का सूट पहनने का। ना साड़ी ना जेवर, ना हाथ भर चूड़ियां, ना माथे पर बिंदी, ना सर पर पल्लू, ये सब क्या है। हाँ भाई तुम लोग तो नए जमाने की हो, इसलिए बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो बहू तो अपनी मर्जी चलाएगी। मेरी बहू को देखो कैसे सुंदर गुड़िया जैसी लग रही है, और तुम्हारी बहू को देखो। नहीं जीजी, बहू जरा कामों में व्यस्त थी तो तैयार होने का समय नहीं मिल पाया होगा। भाभी जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा करो, हमें क्या, हमारा काम था तुमको समझाना सो कह दिया। रोमा और हिना कहाँ है, वह भी तो आने वाली थी, बड़े दिन हो गए उन लोगों को भी देखे हुए। शौर्य की शादी में तो आना हुआ नहीं, इसलिए दोनों बच्चियों को भी नहीं देख पाई। चलो आ रही है तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा है सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर 2-4 दिन हंसी मजाक कर ले तो अच्छा रहता, मन अच्छा हो जाता है। हाँ जीजी, वह दोनों 2 दिनों के बाद आने वाली है। अच्छा चलिए आप चेंज करके थोड़ा आराम कर लीजिए, सफर से थकान हो गई होगी। विमला जी अपनी नंद यानी शौर्य की बुआ को रूम में पहुंचाकर आग बबूला होते हुए सीधे ऋषु के पास पहुंची और गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली कि तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि यह सब कपड़े बदल कर साड़ी पहन लो, फिर क्यों नहीं बदली तुमने। मेरी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है क्या। जाओ जाकर बदलो, जब जीजी चली जाए तो जो चाहे पहनना, क्योंकि हमारी तो वैसे भी तुम्हारी नजर में कोई इज्जत नहीं है। अभी तक रसोई साफ नहीं की तुमने तो रात के खाने का इंतजाम कब करोगी। रात के खाने में 2-3 सब्जियां, पूरी, पुलाव, चटनी यह सब बनानी है, समझी। जाओ जाकर यह सब बदलो, मेरा मुंह ही देखती रहोगी महारानी या हाथ पर भी चलाओगी। विमला जी की कड़वी बातें सुनकर ऋषु आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। साड़ी और गहने पहनने की ऋषु को आदत नहीं थी, इसलिए वही ये सब पहनकर काम भी नहीं कर पा रही थी। घर में मेहमानों के सामने वह घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए किसी तरह कामों में लगी रही। शौर्य के ऑफिस से आने के बाद सभी खाना खाने बैठे। ऋषु ने सबकी प्लेट लगाए और गरम पूरी लेने के लिए रसोई में चली गई। भाभी अगर मेरे आने से तुम्हें तकलीफ थी तो पहले ही बता देती, हम लोग नहीं आते। मेरे बेटे बहू के सामने मेरी इस तरह बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी। जीजी यह आप क्या कह रही है, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी, और आप ही बताइए कभी मैंने आपका स्वागत सत्कार में कोई कमी की हो तो। अच्छा तो यह क्या है, खाकर देखो इसे। शाम को भी वही हाल था, तुम्हें तो पता है मुझे मीठी चाय अच्छी लगती है। चलो उसके लिए नहीं कहती हूँ, हो सकता है तुमने बहू को ना बताए हो, लेकिन अब ये बेस्वाद खाना मुझे नहीं खाया जाता। अपने बेटे बहू के सामने मैं तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ किया करती थी और तुमने ये खाना खिलाकर उनके सामने मेरा सर ही झुका दिया। विमला जी ने और शौर्य ने उनके प्लेट से खाना चखा और उनका भी मुंह बिगड़ गया। विमला जी का गुस्सा फूट पड़ा, शौर्य पर चिल्लाते हुए बोली, बस यही बचा था, आज तूने वह भी सुनवा दिया, अब मैं और इस घर में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं रह सकती। तभी ऋषु वहां हाथ में पुरिया लिए पहुंची। कुछ बोलने ही वाली थी कि शौर्य ने एक जोरदार थप्पड़ ऋषु के गालों पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ऋषु तुम मेरे माता पिता से नफरत करती हो ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनको घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर जाओगी यह नहीं सोचा था। तुम्हें कभी भी किसी चीज से रोका नहीं, तुम्हें हर सुख सुविधा दी, कभी तुमसे किसी चीज का हिसाब नहीं लिया, और तुम घर में आए मेहमानों को 2 वक्त ठीक से खाना नहीं खिला पाए। तुमसे ये छोटा सा घर नहीं संभलता, चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती और देश संभालने के सपने देखते हो। जब से तुमसे शादी किया है घर के खाने में भी अच्छा स्वाद होता है, मैं तो भूल गया हूँ। ये बेस्वाद खाना बनाकर दिन भर तुम अपने दोस्तों के साथ फोन पर लगी रहती हो और मेरे आने पर दिखाती हो कि बहुत थक गई हो, जैसे ना जाने कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी। इसी सब वजह से लोग बोलते हैं लव मैरिज नहीं करना चाहिए। ना संस्कार ना मर्यादा, अगर तुम मेरा घर नहीं संभाल सकती, मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे रोज रोज के इस नाटक से तंग आ गया हूँ। ऋषु के सब्र का बांध अब टूट गया था। रोज रोज सास के ताने और बातें सुनकर वह चुप रह जाती थी कि घर में शांति बनी रहे और समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्तों को बनाने में और सहेजने में समय तो लगता ही है। हो सकता है सासू माँ भी मुझे थोड़े समय बाद समझ सके, लेकिन मेहमानों के सामने शौर्य ने जो थप्पड़ उसके गाल पर लगाया, आज उसे ऋषु बर्दाश्त नहीं कर पाए और बोली, शौर्य शादी कोई खेल नहीं जो जब चाहा खेल लिया और जब चाहा उसे खत्म कर दिया। अक्सर अक्सर तो मम्मी जी की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते हो, लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम का मतलब तुम क्या समझोगे, क्योंकि मुझे तो आज इस बात का यकीन हो गया कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं आकर्षण था।
क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका क्रोध, घृणा, कटु वचन, उसकी गलतियां, उसकी कमियां, इन सब के साथ उसको स्वीकार करना पड़ता है। जैसा कि मैंने किया तुमने नहीं। प्यार हो तो ये सब भी अच्छा लगता है। प्यार इंसान को सहनशील बनता है। केवल वही यह कर सकता है जिसने सच में प्रेम किया हो। केवल आकर्षण को प्रेम का नाम देने वाले प्रेम किसे कहते हैं उसे क्या पता। तुम कहते हो ना मुझ में ना संस्कार है न मर्यादा, तो तुमने कौन सा संस्कारों का अच्छा उदाहरण दिया। हर रोज दूसरों की बातों में आकर बिना सच को जाने मुझे दोषी बनाना, लोगों के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, ये कहाँ का संस्कार और मर्यादा है। कहते हैं बहू गृहस्वामिनी होती है और उसे एक सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं देते हैं। गृहस्वामिनी तो कहते हो लेकिन तुम लोग उसे घर से निकालने की धमकी देते हो। ये कैसी गृहस्वामिनी है जिसका कोई घर ही नहीं। ऐसी गृहस्वामिनी होने से अच्छा है वह एक इंसान ही रहे जिसका कोई अपना घर तो हो। उसकी जरा सी गलती हो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे घर से ही बेघर कर देते हो। तुम लोगों के सम्मान की खातिर दिन रात चूल्हे में जलती रहती है, कोई विरोध नहीं करती। इसके लिए उसे मिलता क्या है? अपमान। कहीं वह अपना अधिकार ना मांग ले, इस डर से तुम जैसे लोगों ने स्त्री को अन्नपूर्णा बना दिया। कैसी अन्नपूर्णा, कैसी देवी जिसके खाने पर भी रोक टोक हो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया कि वह खुद से भी नजरें ना मिल सके। वह हमेशा अपने आप को ही दोषी मानती रहे और किसी भी अन्य का विरोध ना कर सके, अपना अधिकार न पा सके, अपना सम्मान न हासिल कर सके। तुम कहते हो चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, उसके सपने देश संभालने के हैं। हाँ, है मेरा सपना कुछ करने का, अपना वजूद बनाने का, अपने हिस्से का सम्मान पाने का, और मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगी। शौर्य। पति को परमेश्वर का दर्जा देने से वो परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर को कम से कम सही गलत का पता तो होता है। कोई भी फैसला सुनने या किसी को कुछ कहने से पहले उसकी बातों को जरूर सुन लेना चाहिए। ये प्लेट मैंने पापा जी के लिए लगाई थी जिसमें गलती से बुआ जी ने खाना खा लिया। पापा जी रोज इसी कुर्सी पर बैठते हैं इसलिए मैंने उनकी प्लेट इधर ही लगा दी और पूरी लेने चली गई। बाकी सब के खाने में नमक बराबर डाला है, लेकिन लगता है कि हमारे रिश्ते में प्यार रूपी नमक खत्म हो गया है, इसलिए यह बेस्वाद हो गया है। और जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसे निभाते रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सकूं और अपने सपने को भी पूरा कर सकूं। मैं तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूं क्योंकि मैं अब और अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकती। शाबाश बहू, आज तुमने इन लोगों को उनका असली चेहरा दिखा दिया। मैं तो कब से चाहता था कि बोलूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य था कि तुम अपने अधिकारों को पहचानो। इसलिए मैंने भी इस मामले में बोलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। और हाँ, अपने साथ मेरा भी सामान पैक कर लो, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं वहाँ एक पिता कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो इस घर का पानी भी हराम है। चलो हम अपने घर चलते हैं और तुम्हारे उस अधूरे सपने को पंख लगाते हैं जिसे तुम इन जैसे घटिया लोगों के लिए बलिदान करना चाहती थी। शौर्य, आकर्षण और प्रेम में फर्क होता है, ये समझाने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। और हाँ शौर्य, यदि बार बार अपमानित होकर भी आपसे कोई जुड़े रहने की कोशिश करे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह निर्दोष है। हो सकता है उसके जीवन में आपका स्थान उसके लिए उससे अधिक हो। इतना कहकर ऋषु और शौर्य के पिताजी वहां से चले गए एक नई सुबह को देखने के लिए।